I'm alone, I'm a broken home. I gave you all the bricks that I own and know. I'm letting go, I'm breaking these walls down, breaking these walls down. If you want adventure, then fly to home. But if you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. I'm tired of the pain. Go away. I'm tired of yesterday. Harder, harder. चलो शुरू करूं। और सारंग प्लीज थोड़ा सा सीरियस, भाई, मतलब I'm very मैं भी serious थोड़ा bro। मैं पंखा बंद करके भाई मैं नंगा बैठा हूँ मैं कमरे में, इतना सीरियस हूँ। सो हेलो एवरीवन। तो यार आ गए तुम, बहुत अच्छे यार। बेसिकली एक पॉडकास्ट कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कुछ नया रिकॉर्ड करने का। तो इसमें यार बेसिकली हम कवर कर रहे हैं कि आईटी जेई के ऊपर, कि जो भी एस्पायरिंग कैंडिडेट्स होंगे, जो भी जेई देंगे या देने वाले, मतलब जो 2021 में देंगे, 2022 में देंगे, या फिर जो इसी साल देंगे, जो पता नहीं कब देंगे, तो उनको कुछ सीखने को मिल सकता है उन लोगों से जो खुद 3 साल तक कर चुके हैं। मेरा एक दोस्त है, वो आईआईटी भुवनेश्वर में पढ़ता है। हालांकि उसने मुझे बहुत फोर्स किया कि तू आईआईटी बी बोलियो, क्योंकि ताकि वो आईआईटी बॉम्बे जैसा सुनाई दे, बट वो आईआईटी बी में नहीं, आईआईटी बीएचयू में नहीं, आईआईटी भुवनेश्वर में पढ़ता है। और मैं एक यार गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता हूँ, और हमने लगभग 3 साल जेई मेंस, जेई एडवांस की तैयारी की। बट ऑब्वियसली मैं गवर्नमेंट कॉलेज में हूँ और वो मेंस के थ्रू है, तो मेरा एडवांस हट गया होगा बिल्कुल, ये आप एज्यूम कर सकते हैं, और ये सही भी है। तो यार बेसिकली काफ़ी अप डाउन, जो भी सो कॉल्ड अप डाउन होते हैं, वो हमने देखे, और आइडियल प्रैक्टिकल जर्नी थी। तो को एक बार कुछ जो हमारे इमेजिनरी व्यूअर्स होने वाले हैं, उसके कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, जो बेसिकली कुछ एक्सपेक्टेड क्वेरीज होती हैं सॉर्ट ऑफ, तो हम उसके ऊपर बात करेंगे। और एक आईआईटीएन के माइंडसेट से देखते हैं कि मतलब आप उससे कंपेयर कर सकते हो कि एक आईआईटीएन क्या सोच रहा है, आप उसके कुछ सजेशन को फॉलो कर सकते हो, और अगर कुछ अच्छा लगे तो उसको एक्सेप्ट कर सकते हो, वरना बाकी डस्टबिन में फेंक देना। और प्लीज़ स्क्रीन पे मत देखिए बार बार, उस पर कुछ नहीं आएगा, ऑडियो पे ध्यान दीजिएगा। तो चलिए कनेक्ट करते हैं फिर एक बच्चे से जो आईआईटी भुवनेश्वर में है, जिसने 2018 में जेई मेंस दिया था, जेई एडवांस दिया था। जेई मेंस क्वालिफाई हुआ बट एडवांस नहीं हो पाया, बुरी तरीके से वो रोया। फिर उसने फाइनली ड्रॉप करने का सोचा, फिर वो ड्रॉप किया, और उसने फिर जेई मेंस, जेई एडवांस, वीआईटी, विटसेट, लगभग हर चीज़ क्रैक कर ली। तो चलिए, तो यार कुछ क्वेश्चंस हैं बेसिकली आपकी जर्नी को रिलेटेड। आपकी जर्नी में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं लोग, बीइंग एन आईआईटीएन, तो उम्मीद है आप ऑनेस्टली आंसर देंगे। अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे बहुत पहले? तारीफ कर दी भाई तूने मेरी, इतना कुछ है नहीं है खास। मैं भी इधर ही हूँ, तुम भी इधर ही हो। बट आप भुवनेश्वर में हैं, हम लोकल हैं। चंडीगढ़ में है, मैं भुवनेश्वर में हूँ। भुवनेश्वर नहीं भाई, गाँव में हूँ मैं, कोई फर्क नहीं है मेरे हिसाब से। तो ये थोड़ा सा क्या कहते हैं, तो सार्केज्म वाला बच्चा है, तो आप सार्केज्म समझ लीजिएगा प्लीज। तो यार इंजीनियरिंग कर रहा है तूने, मतलब कर रहा है, मतलब फिलहाल, बट एक इंजीनियरिंग का डायरेक्शन चूज किया है, तो क्या रीजन रहा? मतलब कि कुछ पेरेंटल का प्रेशर था क्या? मतलब प्रेशर क्या, मतलब जो पेरेंट्स ने एडवाइस दी उसको फॉलो किया, या हमेशा कुछ साइंस के प्रति अफेक्शन था, या क्या मतलब सिर्फ क्या सोसाइटी ने कहा कि कर लो तो कर लिया? मतलब कभी साइंस के अलावा कॉमर्स, आर्ट्स, बैंकिंग, ये भी कभी चार्ट में था क्या? बेसिकली अपन को पता नहीं था करना क्या 10th के बाद, कि 10th तक अपन ने कोई ऑप्शंस एक्सप्लोर करे नहीं थे, और 11th में अचानक से बोल दिया गया क्या करना है बताओ। तो भीड़ ने इंजीनियरिंग ले ली, तो मैंने भी इंजीनियरिंग ले ली। मतलब ऐसा तो ये मिथ है कि भाई आईआईटीएंस को काफी अफेक्शन है फिर साइंस के लिए, तभी वो कर पा रहे हैं, पैशनेट होते हैं वो। ऐसा नहीं है, क्वाइट ऑनेस्ट, सही है। अच्छा, तो यार मतलब अगर किसी का साइंस के प्रति थोड़ा सा भी इंक्लिनेशन है, उसको साइंस पसंद है, तो क्या आईआईटी ही जरूरी है उसके लिए, या कंपल्शन है ये? या फिर वो अगर साइंस के प्रति आप अफेक्शनेट हो तो आप काफी और तरीकों से इंडिया में सक्सेस कर सकते हो? तेरे हिसाब से क्या होगा? साइंस के प्रति अफेक्शन है तो जेई के एग्जाम से दूर रहो। जेई के एग्जाम से दूर रहो, बट वो तो
कहने को तो सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो, तो सबसे ज्यादा साइंस साइंस ओरिएंटेड एग्जाम है ओरिएंटेड नहीं फिलहाल भाई, तक। वो साइंस से बढ़कर है वो चीज। जेई का एग्जाम पास करने के लिए वो जो पूरी की पूरी ग्राइंड रहती है ना, उसके अंदर में बहुत सारी फालतू चीजें बट यार अपने अंदर इकट्ठी करनी पड़ती है। बट यार ऑब्वियसली हर कोई ज्यादा कमाना चाह रहा है, मान लिया अब उसको पता है कि पेचेक्स उसको ज्यादा मिलने वाले हैं आईटी में, बट वो साइंस के तरफ भी इंक्लाइंड है। तो क्या मतलब वो उसको पता है कि अगर उसने आईटी जी किया तो ज्यादा कमा सकता है, और साइंस के प्रति उसका इंक्लिनेशन भी है, तो आईटी जी के उस वक्त सुटेबल नहीं रहेगा उसके लिए। प्रायोरिटीज की बात है ना भाई, यू लुकिंग फॉर कैश और यू लुकिंग फॉर नॉलेज। फिर क्या मतलब वो बेटर है कि वो केवीपीवाई ट्राई करे, एनटीएससी ट्राई करे, या ओलंपियाड्स की तरफ देख रहे हैं अगर वो ज्यादा इफेक्टिव रिसर्च करना है तो फिर आईआईटी से काफी अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया के अंदर, वहां ट्राई करो। तो मेरे को ये बता कि हर कोई आईटी जेई से ऑब्सेस्ड क्यों है तेरे नजर में? हर कोई आईटी जेई, हर कोई एक बच्चा ग्रेजुएट 10th पास नहीं कर रहा, आईटी जेई कोचिंग के एड्स, उसके एड्स, तो काहे मतलब हर कोई इतना ऑब्सेस क्यों रखा आईटी जेई से? मतलब तू आईटी में है तो तू बता सकता है कि क्यों ऐसा है कि आईटी क्यों एक ऐसी जगह है जहां सब पहुंचना चाह रहे देख हैं? भाई सीधी सीधी बात, ये जो हाइप क्रिएट हुई है ना, ये सबसे पहले तो पेरेंट्स ने क्रिएट करी, क्योंकि एक्चुअली हर एक बच्चे के पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उसका फ्यूचर सिक्योर हो। हर एक पेरेंट अपने बच्चे का फ्यूचर सिक्योर देखना चाहता है, पर उसको आईआईटी एक ऐसा गेटवे दिखता है कि अगर ये बच्चा निकल गया, आईआईटी का एग्जाम क्लियर कर लिया इसने, तो वहाँ जाकर तो लाइफ सेट हो जाएगी, फिर तो ऐसी है। फिर उनके ऊपर से एक बर्डन हट जाएगा कि हमने अपने बच्चे को सेट कर दिया, उसको इतना पढ़ा दिया कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है। तो बस एक ऐसी हाइप बना रखी है कि आईआईटी इक्वल्स अ गुड फ्यूचर, इस चक्कर में आईआईटी के पीछे लोग भाग रहे हैं, जो कि सच है नहीं। तो खुद मतलब एस्पिरेंट था जब तूने भी खुद करीब 2016 में शुरू किया, तो तू भी इसी माइंडसेट में था कि भाई आईटी ही सब कुछ है, या फिर तेरे को कुछ भी आइडिया नहीं था, या तेरे को पहले भी क्लियर था कि कुछ इतना ज्यादा पंगा नहीं है, सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इतनी, या फिर तू भी थोड़ा सा वही माइंडसेट से काम कर रहा था जैसे तेरे पेरेंट्स का था? भी मेरे अंदर भी पूरी हाइप थी कि भाई साहब ये आईआईटी वाले बच्चे तो टॉप ही होते हैं, ये क्या गॉड होते होंगे भाई, ये ऐसे बच्चे वैसे बच्चे। क्योंकि मेरा भाई भी है एक कजन जो आईआईटी में पहले पढ़ रहा था, उसकी अच्छी जॉब लग गई तो फिर अच्छा भगवान बन गया। इस चक्कर में मेरा भी था कि अपन भी भगवान बनेगा। अच्छा, तो और एक और चीज बता मुझे कि जब तेरा कोचिंग शुरू हुआ, ये सब कुछ चला, स्टडीज चलने लगी, तो वो किस टाइम तक तेरे को रियलाइज हो गया था भाई ये नॉर्मल तो नहीं है? जो नॉर्मल 10th 11th में पढ़ रहे थे या 9th 10th में पढ़ रहे थे, अगर आप वैसे ही पढ़ने वाले हो तो कुछ नहीं होने वाला। वो क्या टाइम था? 3 महीना लगा तेरे को पता करने में? क्या 2 हफ्तों में ही तेरे को समझ आ गया कि नहीं इसमें कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करना पड़ेगा? वो मतलब कितना टाइम ड्यूरेशन मान? कोचिंग के 3 टेस्ट बाद तक वो रियलाइज हो गया भाई ये तो थोड़ी टॉप वाला काम है, ये तो नॉर्मल नहीं हो सकता इतना आसानी से। इसका मतलब कुछ स्पेसिफिक रीजन की शुरू मतलब तेरे को एक्सपीरियंस हुआ टेस्ट दे के ये थोड़ा मुश्किल हो रहा है, ये सब हो रहा है? हुआ क्या, सबकी तरह मैंने भी एक बड़ी कोचिंग में एनरोल किया और वहाँ पर एक नॉर्मल बैच में चला गया मैं। सीन क्या हुआ कि शुरुआत में हमारी आदत क्या रहती है ना, 10th में स्कूल में पढ़ाया उतना पढ़ लिया, घर आके ऐसी तैसी कोई मतलब नहीं है। तो कोचिंग में जाने के बाद शुरुआत में तो भाई जोश होता, तो शुरुआत के 1 हफ्ते तो पढ़ लिया मैं भी, मगर उसके बाद मैं भी बोर, क्योंकि पढ़ाई से कौन बोर नहीं होगा। उसके 2 हफ्तों के अंदर सॉरी सर ये क्या है, ये नॉनसेंस है सर, ये अब पॉडकास्ट में आपका म्यूजिक बज रहा है, क्या है? इसके नंबर ज्यादा, इसके नंबर कम, ये चीज आ गई थी तो शुरुआत में? ये 10th में भी था ऐसा, या फिर ये कुछ +1 +2 में बढ़ने लगी है कंपटीशन वाला है जो सीन रहता है? रैंक लिस्ट कोचिंग में उसको देख के बढ़ता है पीयर प्रेशर, को देख के बढ़ता है लोगों का जजमेंट, क्योंकि हर कोई हर किसी की देख सकता है। सही। तो यार इसमें पीयर प्रेशर ज्यादा रहता था या फैमिली प्रेशर ज्यादा रहता था? कि मतलब कि ये होता था कि दोस्त क्या सोचेंगे, या फिर ये होता था कि घर वाले क्या सोचेंगे? ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट रहता? तो वो शिफ्ट होता गया पीयर प्रेशर से फैमिली प्रेशर तक, जैसे जर्नी आगे बढ़ती थी। अच्छा, शुरुआत में पीयर प्रेशर रहा, दोस्तों का रहा, फिर जैसे पता लगा भाई एग्जाम आ रहा है तो फैमिली की टेंशन भी आने लगी दिमाग में। क्या होता है ना कि शुरुआत में तो दोस्त के नंबर अच्छे आ रहे हैं तो आप थोड़ा पढ़ लेते हो, मगर एक टाइम बाद जब आपको पता लग जाता है कि भाई मेरा तो कुछ ना होना, जिस हिसाब से मैं हगा हूँ, उसके बाद आपको रियलाइज होता है भाई कि क्या क्या कितने सारे रिसोर्सेज बर्बाद किए हैं घर वालों के आपने। तब फैमिली प्रेशर धीरे धीरे बिल्डअप होना चालू हो जाता है, क्योंकि एक अंदर से गिल्ट आपके अंदर आता रहता है, क्रिपल करता रहता हो कि भाई तूने हक दिया,
तूने हक दिया। तो देख, तुमने मेरे को ऑब्जर्व किया होगा, मेरा अप्रोच हमेशा थ्योरी ओरिएंटेड रहा कि कंसेप्ट पढ़ लिया, लॉजिक समझ आ गया, सब क्लियर, क्वेश्चन के लिए पेन भी नहीं उठाना मेरा काम। तो तेरे हिसाब से बीइंग एन आईटीएन तूने सक्सेस तेरे को मिल गया, तो बेसिकली थ्योरी वर्सेस एप्लीकेशन में क्या बोलना चाहेगा? मतलब क्या आपको कंसेप्चुअली या थ्योरेटिकली चीज ज्यादा क्लियर होनी चाहिए, या फिर फर्क नहीं पड़ता अगर आपको थ्योरेटिकली क्लियर है, आपको बहुत ज्यादा पता है उसके बारे में, आपको एप्लीकेशन पार्ट स्ट्रांग है, आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस की हुई है तो आप क्रैक कर दोगे? तो कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट आंसर तो ये है ना कि दोनों चाहिए, मगर ओके मेरा मानना तो ये है कि बहुत बार किसी में मेरा सिर्फ थ्योरी से काम चल रहा है, फिजिक्स में क्योंकि उसमें मेरा हाथ पक्का था, केमिस्ट्री में मैंने थ्योरी की ऐसी तैसी कर दी, सिर्फ एप्लीकेशन पे दिमाग लगाया, मैथ कभी समझ में आई नहीं, तो वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड था भाई वो। अच्छा, तो मतलब कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको थ्योरी पे ज्यादा फोकस रखना है, एप्लीकेशन पे बस जो आपको समझ आए, जो आपको सही लगे, प्रोपोर्शन पे रखने की कोशिश करो, किसी को 100% मत करो, किसी को फिर मतलब 100% एक्सट्रीम मत ले जाओ कि सिर्फ थ्योरी पढ़ो या सिर्फ क्वेश्चंस करो, वो तो मतलब इंटरडिपेंडेंट है, क्वेश्चंस ही तभी कर पाओगे जब मेरा थ्योरी मानना आएगी। बताऊं क्या, जब आप थोड़ी बहुत टेस्ट्स वगैरह कुछ भी देते हो ना, तो आपको कुछ थोड़ी से टाइम में आइडिया लग जाता है कि तुम्हारे लिए क्या चीज सेट बैठ रही है, क्योंकि तुम हमेशा मेहनत करके तो टेस्ट देते नहीं हो, कभी कभी कम मेहनत करते हो, कभी ज्यादा करते हो, तो हिट एंड ट्रायल से तुम्हें समझ में आता है कि किस सब्जेक्ट में किस तरीके से कितनी मेहनत करनी है। अपने बबल में रहते हो कि तुम बहुत टॉप आदमी हो, वो होता है नहीं। तो बट तब भी स्टिल तेरे दिमाग में क्या रखता है कि तेरी अब तक की सबसे बड़ी गलती क्या रही इन 3 साल की? नशे, डोंट डू ड्रग्स। मैं कोई स्पिरिचुअल आंसर एक्सपेक्ट कर रहा था, नशे थोड़ी ना यार। नहीं है कितना फूका मैंने, मेरे ख्याल से हर यही लगता है कि ज्यादा मेहनत कर लेते तो फिर सिचुएशन अलग होती है, तो हमेशा ये रहता है, मैं क्या ही कहूँ उस बारे में। अच्छा, तो बस मेहनत वाला सीन ही है कि बस थोड़ी और मेहनत की तो थोड़ा और अच्छा, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कोई रिग्रेट है। जैसे काफी है हम बड़ा कि ये 3 साल की जर्नी के अंदर हम जो वो था ना चीजों को एक्सप्लोर करने वाली क्रिएटिविटी, वो थोड़ी कहीं ना कहीं कम हो गई। इनोवेटिव या क्रिएटिवली देखने के बजाय अब कॉम्पिटिटिवली ज्यादा देखने लगे कि बस नहीं, तो क्वेश्चंस या चीज साइंस के माइंडसेट से मत देख, तो जनरली देख, जो तुम्हारे अंदर से क्रिएटिविटी होती है ना, नई नई चीजों को ट्राई करने का, अंदर से तुम्हारे अंदर चुल मचती है ना कुछ नया करने की, वो थोड़ी थोड़ी कम होती रहती है क्योंकि तुम्हारे पास रिस्ट्रिक्शंस बढ़ती जाती हैं। और मैं ये बहुत सारे लौंडे कहते हैं कि भाई मैं तो खूब छुट्टा किया, मैंने कुछ मतलब नहीं था, मैं तो सब खेलता था, बैडमिंटन गेमिंग करता था। वो टॉपर लौंडे अलग होते हैं भाई, उनका नहीं पता मेरे को कैसे मैनेज करते हैं, मेरे से तो ना होता भाई इतना सारा कुछ मैनेज। अच्छा, और एक और चीज बता मुझे कि अब एक जो कोटा मार्केट है वहाँ पर एक मिथ चलती है कि भाई तुम आईटी क्लियर करो या ना करो, एनआईटी में जाओ या ना जाओ, कम से कम इतना हो जाता है कि तुम एक स्ट्रगल देखते हो लाइफ में और तुम बहुत कुछ सीख के जाते हो, बहुत कुछ अचीव करके जाते हो। तो मैं तेरे से पूछना चाहूंगा कि अदर देन आईआईटी तेरे को क्या लगता है कि तेरी बिगेस्ट अचीवमेंट क्या है इस पीरियड में? अदर देन आईआईटी मैं फेलियर को एक्सेप्ट करना सीख गया इस टाइम में। मतलब किस, अगर तू मतलब फेलियर को एक्सेप्ट करना, तो अपन एक बार तो झेल चुके थे ना कैसा होता है। उससे पहले ज्यादातर बच्चे नहीं देखते फेलियर, जैसे उससे पहले बहुत सारे बच्चे फेल भी नहीं होते कभी अपनी क्लास में, एवरेज परफॉर्म करते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं। पहली बार आप देखते हो कि भाई साहब आप फेल भी हो सकते हो, और अगर आप उससे उठ के कुछ बेटर करते हो तो फिर उससे बड़ी अचीवमेंट कोई नहीं है। फेल को मतलब फेलियर का एक्सेप्ट करना मतलब एक थोड़ा रियलिटी ज्यादा दिखने लग गया कि मतलब पहले जैसे कि 10th तक चला आ रहा था कि स्कूल में कभी, यार तूने भी ऑब्जर्व किया होगा कि स्कूल में टंटा ही नहीं होता था फेल होने का, सक्सेस होने का, कि सिंपल आप करते जाते थे। जैसे आप आईटी जेई में आते हो तब कुछ फेलियर और सक्सेसफुल जैसी टर्म्स आपके दिमाग में घुसा दी जाती हैं। मगर हम इंसान है ना यार, सोचते तो यही है क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। अभी भी अगर तुम्हारा दोस्त टॉप मार लेगा तो तुम कहीं ना कहीं जेलस तो हो ही जाओगे ना कि सर हमें ने कैसे टॉप मार लिया। वो चीज तो इंसान के दिमाग में चलती है, ऐसा कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, और इस चीज पे तू क्या कहना चाहेगा कि आईआईटी जेईई ने ना जो साइंस है या फिर जो बेसिकली अपनी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, पीसीएम है, इसको एक कॉम्पिटिटिव ज्यादा मूव टर्न कर दिया, तो ये उनके लिए बुरा नहीं है जो एक्चुअली साइंस एडमायरर्स हैं, जो एक पर्टिकुलर कंसेप्ट के साथ रुकना चाहते हैं, उसको एनालाइज करना चाहते हैं, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखना चाहते हैं। तो तेरे को नहीं लगता कि आईआईटी जेईई अगर कुछ अच्छा भी कर रहा है, कुछ बेस्ट ब्रेन्स ऑफ कंट्री को अलग भी कर रहा है, आपको फर्क नहीं पड़ता कि आपको फ्रिक्शन
आता है नहीं आता, आपको मतलब किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना कि आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी आती है नहीं आती। आपको अगर उसके क्वेश्चंस आते हैं तो आप जिंदाबाद हो। अगर आप उसके क्वेश्चन निकाल लेते हो तुक्के मार के या फिर कोई ट्रिक्स लगा लगा के, तो आप जिंदाबाद हो। कोई किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता आपको इंटरनल थ्योरी कितनी अच्छे से आई, आपने कितना अच्छे से कंसेप्ट, जो रियल कंसेप्ट है उसको अप्लाई किया। तो तेरे लिए ये नुकसान है कि आईटीजे जो रियल साइंस एडमायरर्स होते हैं उनकी तरफ, उनके लिए इस वो चीज तो पे है क्या ही है। कहना चाहिए? हम लोगों ने देखा ही है, तेरा दोस्त है तो सही जो साइंस को एडमायर करता था, वो आईआईटी से पक गया, वो रियलाइज कर लिया उसने कि ये बिल्कुल बकवास चीज जा रही है, उसने तो छोड़ ही दिया ठंडा है। मगर ये कहीं ना कहीं सच है ये बात, जो एक चीज की असली वैल्यू है ना, जैसे अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे ना, हमारे को टीचर 12th की शुरुआत में पढ़ाता है, तो वो धीरे धीरे पढ़ाया जा रहा था। अब कोचिंग में क्या होता है, वो हम चंडीगढ़ की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ पे टीचर है बहुत मतलब हद मस्ती में पढ़ाते हैं, तेरे पता ही है, ठीक। वो आपके आसपास एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं कि आप बस मजे मजे में आपने फॉर्मूला सीख लिया, एप्लीकेशन सीख लिया, आगे बढ़ गए, आप उस चीज को अप्रिशिएट कर नहीं पाते। तो तब मैं करता था कि येल यूनिवर्सिटी के जो लेक्चर्स होते थे ना यूट्यूब पे, एक टकला सा आदमी पढ़ाता था, अच्छा, मैं वो बीच बीच में सुन लेता था। अच्छा। वो सुन के मतलब मेरे साथ क्या होता था, मेरे को फील आती थी भाई साहब कितनी सही चीज है। कोचिंग में यू कैन नेवर एक्सपेक्ट कि तुम्हारे को किसी चीज की नॉलेज दी जाएगी तुम्हारा, क्योंकि कोचिंग वालों को ये मतलब है ना यार कि तू रैंक क्या लेके आता है, उनको ये थोड़ी मतलब है तेरे को कितना आता है। आईआईटी का जो एग्जाम है ना भाई, ये तेरी नॉलेज टेस्ट नहीं करता तेरे को कितना आता है, वो ये टेस्ट करता है तू अंडर प्रेशर कितना सारा कुछ उल्टी कर सकता है जल्दी से जल्दी। सही। और ये बताइए बेसिकली जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, इनका जो अपना इंटरनल चल रहा होता है कि बेसिकली बच्चों को क्लासीफाई कर दो कि कौन कितना पढ़ सकता है, उसको उतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ दो। अगर फॉर एग्जांपल, अगर जहाँ तक मुझे याद आता है मेरे कोचिंग में, बल्कि जो हमारा कोचिंग था उसमें तो क्या होता था कि आप एक बैच में 100 90 इवन 120-130 बच्चे घुसा देते थे, और कुछ बच्चे जो थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म कर रहे होते थे या फिर जो जैसे एक्सपेक्टेड होता था कि जो रैंक निकाल सकते हैं, आप उनको लगभग 6 या 7 बच्चों का बैच बना देते थे। उनको बुलाना, उनके लिए स्पेशल असेसमेंट, उनके लिए स्पेशल आपके असाइनमेंट्स होते थे, डेली प्रैक्टिस शीट्स होती थी, मटेरियल ज्यादा होता था। तो क्या यार ये तेरे हिसाब से फेयर है या फिर अगर अनफेयर है? अगर अनफेयर है तो स्कीम का शिकार तो मैं हो चुका हूँ। अच्छा, फायदा भी किसमें था? फर्स्ट कैटेगरी में, सेकंड कैटेगरी में? स्टोरी बताता हूँ छोटी सी। मैं 11th में जब था ना, जब मैं आया था, तो और मैं सेम बैच में थे, याद कर। फिर कोचिंग वालों को रियलाइज हुआ कि कुछ बच्चे ने बहुत ज्यादा हगा है पहले दो पेपरों में, इनका अलग बैच बना, याद का हम तो नहीं छोड़ रहे अपना बैच, तुम्हारी ऐसी तैसी। तो उन्होंने क्या किया, थोड़े ठीक ठाक बच्चे थे उनको अलग बैच में डाल दिया, और मैं उस भीड़ में दूसरे नए वाले बैच में चला गया, थोड़े ठीक ठाक बच्चों वाले बैच में। और भाई 2 दिन के अंदर जो मेरा मुंह सड़ा कि भाई ये क्या, तो बच्चे क्या काम कर रहे हैं, हमारा सड़ा कि भाई हम रह गए, मूड तो हमारा खराब हो गया कि हम रह गए भाई, ये चले गए। वहां जाके मैंने देखा भाई बच्चे तो लगे पड़े, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर। 11वीं मैंने मैं अच्छे से हगा मैंने, 12वीं में मैं वापस से एक नॉर्मल बैच में आ गया 150 बच्चों वाले। अब तू मेरे को एक बात बता, जो हमारा हरीशर्ट वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट था, उसके अंदर कितने बच्चे सिलेक्ट हुए थे जब हम 12th में थे आईआईटी में? बस मुझे इतना याद है कि रैंक 2 हरीश शर्ट वाले इंस्टीट्यूट का था। हमारे सेम सेंटर से हम, मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरे को याद है, सिर्फ 12-13 बच्चे सिलेक्ट हुए थे आईआईटी के सामने। यार मैंने तो उनकी तरफ देखा भी नहीं, बस मुझे तो रैंक 2 दिख गया भाई, रैंक 2 एलन, रैंक 2 एलन बेशरम। वैसे रिवील उन लोगों के लिए जो हरीश शर्ट नहीं समझ पाए, वो एलन है दोस्तों, घबराइए मत। एलन प्लीज एफआईआर नहीं फाइल कीजिएगा। होने वाला भाई, 4 बुड्ढे करने वाले थे रेस। ओ नहीं सर, आप जवान हैं। ये आईटी में चला गया, इसको पता नहीं है रिस्पेक्ट कैसे करते हैं लोगों की। अरे नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, जब हम थे ना, हम 12th में, तो सिर्फ 12-13 बच्चे सिलेक्ट हुए थे। अब याद कर, जो टॉपर बैच था उसमें कितने बच्चे थे? 8 या 6। उसके बाद जो बैच था, हम XYZ टाइप होता है ना, तो जो शायद सेकंड बेस्ट बैच था, उसके अंदर 30 बच्चे थे। मेजॉरिटी बच्चे तो शुरुआत वाले 2 में से निकल गए। इन्होंने ये हर एक कोचिंग की स्कीम बताऊं क्या है, जितनी बड़ी कोचिंग है, अगर तुम अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो तुम्हारे ऊपर दिमाग लगाया जाएगा, तुम्हारी परफॉर्मेंस खराब हुई तो तुम्हारे पैसे से टॉपर पे दिमाग लगाया जाएगा। सीधी बात। तो यार ये फेयर है या अनफेयर है? मैं तो कभी समझ नहीं पाता इनका एल्गोरिदम।
कई बार लगता है कि ठीक है उन्होंने इक्वल चांस तो दिया सबको कि आप ऊपर आ सकते हो, तो फिर कभी कभी लगने लग जाता है कि नहीं यार ऐसे थोड़ी ना, मेरे पे मेहनत करते तो मैं भी ऊपर आ सकता था। क्या लगता है? देख, एक टाइम के बाद ना सारे के सारे जो टीचर्स रहते हैं ना वो रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाते हैं। एक फेज आता है जो तेरा एग्जाम होता है ना, एग्जाम से 6 महीने पहले, ठीक, तो किसी भी टीचर के पास जाएगा ना, हाँ कि सर मेरा बहुत हालत खराब हो रही है वगैरह वगैरह, अगर उसको तेरे अंदर पोटेंशियल दिखेगा तो तेरी हेल्प करेगा। अगर उसको लगा कि तेरे से नहीं हो पाएगा, वो तेरी मुंह पे बेइज्जती कर देगा, तेरे को भगा देगा वो कि बेटा तुम्हारे बस की है ही नहीं। मेरा जो टीचर था ना फिजिक्स का, उसके पास मैं गया था कि सर बहुत सीन हो गया, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरी सारी हालत खराब हो चुकी है, आप मेरे को कुछ करा दो, मेरा भला कर दो। और उस टीचर ने भाई मेरा उस दिन इतना डिमोटिवेट किया ना उसने मेरे को, कुछ कहने की नहीं, मतलब मैं इकलौते टीचर से बात करता था पूरे एलन में और उसने मेरी ऐसी तैसी कर दी। तब मेरे को रियलाइज हुआ कि तुम परफॉर्म कर रहे हो तो वेल एंड गुड, तुम नहीं परफॉर्म कर रहे हो तो तुम्हारे से कोई मतलब नहीं। तो ये चीज रहता है, मतलब इन कोचिंग इंस्टीट्यूट बस वो उस वेक्टर, उस चीज को नहीं देख रहे होते हैं कि कौन कर सकता है, बस वो ये देख रहे हैं कौन कर रहा है। पोटेंशियल तो एक्चुअली सब में रहता है ना, करता थोड़ी हर कोई। वैसे तो मैं कह रहा हूँ तेरे अंदर भी पोटेंशियल था, मगर मेन से एडवांस से पहले तू अचानक से प्रेशर में आ गया ना, वो उनकी तरफ से भाई फेयर भी, क्योंकि उनको अपनी कोचिंग चलानी है। और ये इस चीज पे बता कि IIT JEE इतना डिफिकल्ट क्यों है? मतलब तूने क्लियर किया, तुझे सक्सेस मिला, बहुतों को नहीं मिला। मैं बीच का हूँ फिलहाल मुझे नहीं मिला बट ठीक है। तो मतलब क्यों यार इतना डिफिकल्ट है? हमने 10th में भी एग्जाम्स दिए हैं, कभी इतना प्रेशर नहीं होता था, 9th में देते थे, 11th 12th के बोर्ड दिए तब भी इतना कोई प्रेशर नहीं था, बट IIT JEE क्यों? उसका भी सिलेबस है, उसमें भी चलो ठीक है 2 क्लासेस का सिलेबस हो गया, 11th 12th का हो गया, बट स्टिल ऐसा क्या है कि जो इस चीज को पूरा इस IIT JEE का टेबल टर्न आउट कर देता है? क्यों इतना डिफिकल्ट है? कंसिस्टेंसी चाहिए भाई इस एग्जाम के लिए। हर जो इससे पहले हम एग्जाम देते हैं ना, उसके अंदर हम 2 रात पहले पढ़ के पास हो सकते हैं, 1 हफ्ते पहले पढ़ के अच्छे नंबर ला सकते हैं। कॉलेज में भी यही हो रहा है भाई अभी मेरे, तुम 1 हफ्ते पहले पढ़ोगे तो तुम टॉप मार लोगे, मगर ये एग्जाम ऐसा है जिसके अंदर तुम 1 हफ्ते पहले पढ़ के पास हो नहीं सकते। चैप्टर होते हैं 100, तो लिस्ट में बनाता था ना 100 ही है क्या? तो अब 100 चैप्टर तुम देखो 1 महीने में भी कवर नहीं कर सकते चाहो तो, समझ रहे हो? तो पहले से पढ़ के रखने की, क्योंकि आखिरी मोमेंट पे पढ़ने की आदत होती है, तो लोग को लगता है भाई साहब ये क्या हो गया, एंड में 100 चैप्टर, ये तो बड़ा मुश्किल है। मगर अगर शुरुआत से ही आप थोड़ा थोड़ा पकड़ के चलो, तेरे को भी पता है यार इतना टेढ़ा था नहीं, वो प्रेशर उसको ज्यादा डिफिकल्ट बना देता है। मतलब कि यार डिफिकल्ट इन द सेंस कि क्या क्वेश्चंस का लेवल बहुत अजीब सा हाई फाई टाइप सा होता है कि आप जितना मर्जी मेहनत कर लो, बट अगर आप में एक वो एक्स फैक्टर नहीं है, अगर आप में वो क्वेश्चन को खोल के देखने की ताकत नहीं है तो नहीं आप कोई बात नहीं है। अच्छा, बेसिकली ये हम बहुत आलसी होते हैं काफी लंबे टाइम तक काम करने के लिए। मैं भी था, मैंने भी नहीं किया इस चक्कर में मुश्किल लगता है, मेरा दिमाग तो सब पे ही है पे। अगर आप कंसिस्टेंटली एफर्ट्स कर रहे हो, 3 से 4 घंटे भी अगर मिनिमम आप दे रहे हो, क्वेश्चंस जो दे रहे हैं उनको सॉल्व कर रहे हो, भाई हमारे टीचर रो के भाई थक गए, वो कंसिस्टेंसी इज की। चल ये चीज का जवाब दे कि तेरे हिसाब से क्या IIT JEE को कोचिंग के बिना क्रैक किया जा सकता है? बट हमें भी पता है, तुझे भी पता है कोचिंग इंपॉर्टेंट है, कोचिंग के बिना कलर ओरिएंटेशन या डायरेक्शन में आना मुश्किल रहता है, बट एक नॉर्मल बंदे के लिए, ये नहीं कोई हाई फाई सुपर किड है, एक नॉर्मल बच्चा है जो ठीक ठाक 9 CGPA तक ले आया 10th में और एक अच्छी खासी ओरिएंटेशन रखता है साइंस के लिए, सीखने के लिए, क्या वो बिना कोचिंग के एग्जाम क्लियर कर सकता है? कोचिंग से बस वही मिलता है एनवायरनमेंट, कॉम्पिटिटिवनेस जो मैं कह रहा हूँ ना, वो रैंक लिस्ट के साथ जो जजमेंट आता है, बस वही काम की चीज होती है पूरी कोचिंग में। और बाकी तुम्हारे आसपास के दोस्त जो पढ़ रहे होते हैं तो तुम्हारे को धक्का कर रहे होते हैं कि भाई तू भी पढ़ ले। टीचरों का रोल और मटेरियल का रोल सबसे ज्यादा कम होता है इस पूरी चीज में, ये ओपिनियन है मेरा, मैं कुछ वैसे नहीं कह रहा। मुझे अभी भी तेरा एक पॉइंट याद है कि मैं जैसे पूछता रहता था यार तेरी फिजिक्स इतनी स्ट्रांग क्यों है, तू कहता था यार मेरे वो एक सर थे, उन्होंने ऐसा पढ़ा दिया कि मेरा फिजिक्स में मैं इतना मेरा कॉन्फिडेंस हो गया कि मैं हर चीज कर सकता हूँ फिजिक्स में। तो टीचर्स का भी रोल तो है यार इम्पोर्टेंट तेरे केस में देखे तो। रोल बताऊं क्या था, वो हमारा टीचर जो था ना, उसने ऐसा किया था, वो हमारे को पढ़ाता ही नहीं था, एक्चुअली सीन ये था, वो टीचर
हमारे सामने सवाल रखता था अच्छा हेरोडोफ का, ठीक, या फिर वो कोई 4A4 भी होती थी अच्छा शायद सैलम की बुकलेट में। बस मुझे तो हीरोटॉप में इतना पता है कि एक पहला क्वेश्चन है उसका, उसमें कुछ डायरेक्शन हाँ पूछता है, वो हाँ कुछ हाँ। शिप की शायद कुछ ऐसा सीन था, और वो हीरोडोव है, वो अबे रशियन हमारा ऑथर टीचर है। बस हेरोडोफ का सवाल रखता था हमारे सामने, 1 या 2, और हमारी 1 घंटे की क्लास होती थी या अच्छा 1.5 घंटे की क्लास होती थी, उसमें उस सवाल सामने रख के देता था, कहता बस ये कर। अच्छा और वो अच्छा हमारे को, भाई उसने चैप्टर बताऊं कैसे पढ़ाया हमारे को, चैप्टर पकड़ लिया, हम्म ग्रेविटेशन पढ़ाया उसने हमारे को। उसने ग्रेविटेशन कैसे पढ़ाया, उसने अच्छा अपने जितने लेक्चर लिए ना ग्रेविटेशन के आज तक, उसने मुश्किल से हमारे को 15 मिनट थ्योरी पढ़ाई होगी, हम्म मुश्किल से 15 मिनट। बाकी अच्छा उसने सवाल सामने रख दिया, कर लो बैठ के, अपना जितना दिमाग लगा सकते हो लगा लो, मेरे को नहीं मतलब। और अगर तुमने जल्दी कर लिया तो तुम्हारे को सवाल देता रहेगा, कहता मेरे को ओके इसकी जनरल इक्वेशन चाहिए, मेरे को मेन आंसर से मतलब नहीं है, मैथ से को मतलब नहीं है, बस जनरल इक्वेशन मेरे सामने रख दो। अच्छा, तो मतलब तू कहेगा कि उसका पढ़ाने का स्टाइल थोड़ा ऐसा था कि जिसमें तेरे को एफर्ट करना पुट करना पड़ा, और तेरे को उस एफर्ट से इफेक्शन हो गया। मतलब तूने उस एफर्ट से जो तू एफर्ट कर रहा था उस चीज के लिए, उस भाई चीज मैं से तूने उसकी फिजिक्स को क्लास में कनेक्ट कर लिया अपने कभी भी से। सवाल नहीं बना पाता था मैं, उसकी सवाल में भाई अच्छा बच्चे बनाए जा रहे हैं बनाए जा रहे हैं, फिर वो पूछता है कि कितने बच्चों ने कर लिया, हाथ खड़ा करो, फिर आपके आसपास के सारे बच्चों ने हाथ खड़ा कर रखा है, तो आप धीरे से अपना अच्छा हाथ खड़ा कर देते हो जबरदस्ती, कि मैं थोड़ा अलग ना दिखूं, समझ रहा, सारे टाइम बस वो कहता है इक्वेशन दे दो मेरे को, भाई इक्वेशन दे दो, मेरे को साला समझना है कौन सी इक्वेशन की बात कर रहा है, मगर उसने मेहनत करने में मजबूर कर दिया, हाँ बाकी करेक्ट टीचर है स्पून फीड करते रह गए। राइट। अच्छा, और ये मुझे बता कि फॉर एग्जांपल एक स्लो लर्नर है, वो चीजों को समझ सकता है, वो चीजों को प्रैक्टिस कर सकता है, बट वो धीरे कर पाएगा, वो उसको टाइम चाहिए हर चीज के लिए। तो ऐसे बच्चे को क्या सजेस्ट करेगा कि भाई तू कोचिंग में जा और घिसा और पढ़, जैसे जैसे कर सकता है, कंपटीशन फेस कर, यही रियलिटी है? या फिर तो उसको कहेगा कि भाई घर में बैठ, अपना टाइम ले, आराम से कर, कोई दिक्कत नहीं, बस मेहनत कर, देख कंसिस्टेंटली ब्रो, आई कैन परफॉर्म कर। नॉट रिलेट बिकॉज आई एम सुपर फास्ट ब्रो, यू नो, वेरी फास्ट। मेरे को नहीं पता कैसे स्लो लर्न करते हैं। अबे नहीं नहीं, ऐसी मजाक कर रहा बोल फिर। हूँ। देख धीरे वाला सीन बताऊं क्या है, हाँ कोचिंग आपको स्पेयर तो करता है नहीं धीरे पढ़ने के लिए, भगाता तो रहता ही है, भागना हाँ पड़ता भी है। दिक्कत बताऊं कहाँ आती है, जब आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करके एक हाथ खड़ा करना चालू कर देते हो ना, जब कि हाँ सर मेरा भी हो गया, जिस दिन से आप अपने आप को झूठ बोलने लग जाते हो कि हाँ भाई मेरा भी हो रहा है, मेरा भी हो रहा है, उस दिन काम खराब होता है। अगर तू एक्सेप्ट कर ले कि हाँ भाई मैं धीरे पढ़ता हूँ, मेरे को धीरे समझ में आता है, तो टीचर का सर खाता है, बच्चों को बोल दे भाई मेरे से नहीं हो रहा, तुमसे हो रहा होगा, मेरे को नहीं मतलब। बट यार क्या वो कोचिंग का करता है भाई। एनवायरनमेंट उसको इरिटेट नहीं कर देगा? वो मैंने तो अपने उसको ड्रॉप ईयर में यही सीखा कि तुम्हारे को कभी भी अपने आप से झूठ नहीं बोलना रहता कि हाँ मेरे को आ गया। तो याद कर मैथ्स की क्लास में अच्छा कितनी बार ऐसा हुआ, मेरे को हलवा आइडिया नहीं लगा कि क्या चल गया क्लास में, मैंने सर को बोला सर आप क्या बोल गए, मेरे को कुछ Correct. समझ नहीं आया, फिर सर भी गंदी सी शक्ल बना के देखने लग जाते हैं, और क्लास के बच्चे तो ऐसे दिखते हैं जैसे कितना बड़ा पाप कर दिया। पता है तेरे जब वो एक्सेप्टेंस आती है ना कि हाँ भाई मैं बड़ा मानुस हूँ, मेरे से ना होगा। अच्छा, और एक बार हमारे इमेजिनरी व्यूअर्स को मैं एक चीज बताना चाहूंगा, एक छोटा सा इंस्टेंस, कि आपको लग रहा होगा ये बंदा नॉर्मल सा है, ये इसने कुछ नहीं किया, और बट ये तब भी IIT में चला। इसका एक इंस्टेंस मैं आपको बताना चाहूंगा। तो ये चल के रहा था, हमारे फिजिक्स वाले सर ने हमारा पूरे 1-1.5 हफ्ते से सिर खाया हुआ था, बेटा तुम ये वर्कशीट सॉल्व करो, ये पूरे का पूरे कुछ 90 या 150 कुछ क्वेश्चंस थे, इनको सॉल्व करके लाओ, और ये पूरा काइनेमेटिक्स का था, और उस चीज को सॉल्व करो और करो। ये हम कभी, कोई कहता था हमने 10 क्वेश्चन कर लिए, कोई कहता था 15 क्वेश्चन कर लिए। ये बंदा अगले दिन आया कि उसने एडमिशन दिया था ड्रॉप ईयर में, कुछ इन्होंने 15-20 क्वेश्चन ये कर रहे हैं दिन में, तो भी ये क्वेश्चन करता रहियो, और अगर हो सके तो इनके साथ मैच कर लियो और इनके जितना पहुंच जाइयो। सर अगले दिन आते हैं और पूछते हैं कि किसने कितने कर लिए। मैं कह रहा सर 8 और कर लिए, कोई कह रहा है मैंने 15 कर लिए। ये बच्चा कह रहा है कि सर सारे हो गए। और उस वक्त हमारी इतनी क्लास लगी ना, इतनी बेइज्जती हुई, उसका वो था नहीं। 1-1.5 लेक्चर तक हमें सर का टेढ़ा मुंह देखना पड़ा, अब हमारी साइड पे। नहीं, तो मैं भाई तेरे को बताऊं ये स्टोरी कर क्या लेता थी। है, कोई बात नहीं। सेम कोचिंग जहाँ पे हम गए थे ना, जिसमें हमने ड्रॉप ईयर में पढ़ाई करी थी, मैं वहाँ पर 10th में पढ़ाई करी थी मैंने, ठीक, और मैंने कैसी तैसी मैं जा रहा हूँ चंडीगढ़, ये छोटे इंस्टीट्यूट मेरे को नहीं संभाल सकते, मैं बहुत टॉप आदमी हूँ, ठीक। मगर चंडीगढ़ जाके बस हो लिया काम खराब, 80 नंबर आए मेरे मेंस में, ठीक। 11वीं 12वीं तो हक गया। जब मैं वापस आया
तो मेरे घर वालों ने कहा बेटा कोचिंग तो तुम्हें दिलाऊंगा मैं, ऐसे तो बात नहीं बनने वाली। तो अब सबके दिमाग में आई यही वाली कोचिंग जहाँ हम पढ़ रहे थे, और मेरे अंदर गिल्ट और डर कि भाई वहां जाते ही बोलेंगे कि बेटा आगे वापस क्या शक्ल दिखाने तुम गए थे वहां पे, और तो मेरे को इधर ही था। तो वो अंदर से ना एक डर था कि भाई ये तो बेइज्जती करेगा रोज, मेरे पूरे ड्रॉप ईयर के अंदर रोज मेरी बेइज्जती होने वाली है कि ये बच्चा गया था वहां जाके बेइज्जती करा के आया। अच्छा, तभी तूने फोर्स में भाई कर ले मैंने कहा भाई कर ले, नहीं चाहूंगा, पंगे नहीं लेने मैं अभी। 10 सवाल कर लिए तो वो कहेगा हाँ बेटा वहां पे ऐसे पढ़ाते होंगे इसलिए तुमने 10 कर ली इस चक्कर में मैं करना पड़ा भाई। अच्छा, और तो फिर वो क्या, फिर अल्टीमेट कंक्लूजनली बोल कि इसके क्या लिए- एडवाइस है स्लो लर्नर के लिए एक वर्ड में, कि भाई तू कोचिंग ले, वो जो स्लो लर्नर है कि तू भाई कोचिंग ले ले, या फिर तो कोई मेरी बात नहीं तू एडवाइस घर ये पे है पढ़। कि मैं बार बार वही बात कह रहा हूँ कि अपने आप से बस ये कभी मत कहना कि मेरे को आ गया, झूठ मत कहना। अगर नहीं आया तो नहीं आया, तुम स्लो लर्नर हो, तुम्हारे को धीरे ही समझ में आएगा। बस ये इस चक्कर में मत फंस जाना कि हाँ मेरे को आ गया। क्योंकि अगर तूने एक बार हाथ खड़ा कर दिया ना तो निशान बेटे कि हाँ सर मेरा हो गया, वो आदत पड़ जाती है। क्योंकि आपसे कोई सवाल नहीं पूछता, अपने कंफर्ट जोन में जाते रहते हो कि हाँ भाई, फिर एक ऑब्सेस भी हो जाते हो आप उस फीलिंग से हाँ, कि तो अगर आप नहीं उसके भी आ बाद रहा तो खड़ा मुझे करने लग कैसे नहीं आ जाते हो। सकता। और अगर जब एक टाइम ऐसा आता है आप उस चक्कर में इतना ज्यादा फंस जाते हो, जब आपको लगता है भाई मेरा तो पूरा चैप्टर ही गोल हो गया है, और उसके बाद अगर आप सर से सवाल पूछते हो तो आपको डर लगता है भाई ये तो बड़ा सिंपल सवाल है, सर कहेंगे ये तक तो तुम्हारे को आता था, अब क्या हो गया। तो तुम जजमेंट फियर करते करते फिर वो एक चैप्टर से दो चैप्टर से पूरी 11th क्लास से 12th क्लास। अच्छा चल, अगर एक अगले क्वेश्चन पे आता हूँ, तो इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन तो एक बहुत बड़ा अहम पार्ट हो जाता है आपका लाइफ में इन 2 साल तक, कहीं 3 साल तक। तो यार मैं तो बहुत इरिटेट हुआ हूँ, मतलब हद से ज्यादा। तो पता ही है मेरे वो लंबे लंबे फोन कॉल, भाई मैं तो गया तो इतने लंबे लंबे मैसेज इस टीचर को भेजना जिसमें हम कहते थे कि सर से ऊपर का पढ़ेंगे। वो इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा होता है। तो तूने अपने इरिटेशन में, अगर तू इरिटेट हुआ चीजों को देख के, फ्रस्ट्रेट हुआ, तो तू नॉर्मली बिहेव किया तूने, या फिर तूने उन चीजों को ओवरकम किया, टैकल किया, इरिटेट होना कम किया अपने चीजों को देख, चीजों मेरा से इरिटेशन इफेक्शन कम किया? देख मैं 11वीं 12वीं की तो बात करूंगा नहीं, क्योंकि वो इरिटेशन गलत जगह चला गया। ड्रॉप ईयर के अंदर मेरा जितना इरिटेशन था ना, मैंने सारा का सारा इरिटेशन अपने मैथ वाले सर और फिजिक्स वाले सर के सामने दिखाया कि मेरा सर खराब हो रहा है, मेरा दिमाग मत्था घूम रहा है मेरा। टीचर्स के साथ जितना फ्रैंक हो पाओगे तो आप और बेटर को, मतलब टीचर को और पता होना ठीक कर चाहिए पाओगे चीजों को। टीचर के सामने तुम्हारी गलत इमेज चलेगी तो बात खराब हो गई। मतलब वो अपनी फेक आइडेंटिटी दिखाने की कोशिश मत करो। क्योंकि टीचर भाई निहायती ऐसे बच्चों के को भी झेल चुके हैं जो पढ़ने से ही मना कर देते हैं कि हमें मतलब ही नहीं पढ़ने से। अगर तुम्हारे अंदर कम से कम डिटर्मिनेशन है तो टीचर समझ तो जाएगा ना कि हाँ भैया ये करना चाहता है, कर नहीं पा रहा, वो बात अलग है। टीचर को पागल बनाओगे तो पैसे किस चीज के दिए तुमने? तो फिर वो कैसे यार, वो इरिटेशन तो ठीक है, तू टीचर के साथ फ्रैंक होके बात कर सकता है, बट वो तो घर में बैठा है और क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस करने हैं और कुछ समझ नहीं आ रहा है और कुछ नंबर कम हो जा रहे हैं टेस्ट में, तो उस चीज को कैसे कम करें यार? ये जो आज मेरे को पता है बहुत मेजोरिटी को ये प्रॉब्लम होगी, इरिटेट हो रहे होंगे चीजों को देखते हुए। तो तू सक्सेस, तूने चीज में कामयाब हुआ तू, तो क्या करना चाहिए यार कि इरिटेट ना हो उन चीजों को? अगर इरिटेट भी हो तो उसका इफेक्ट कम हो। देख भाई मैं तो शिनचैन देखता हूँ, दोस्तों से बात करता हूँ सीधी बात। क्योंकि देख जब तू शिनचैन देखता है ना तो थोड़ी देर के लिए तू रिलैक्स होता है, उसके बाद तू दोस्तों के सामने इतना ओपन अप होता है ना कि भाई लग गए यार, कुछ नहीं होने का मेरा। फिर दोस्त कहता है भाई मेरे भी लग गए, तू भी बुद्धू मैं भी बुद्धू। तो उससे थोड़ा सा ना दिल को सुकून मिलता है, हाँ भाई मैं अकेला नहीं हूँ, सबकी लगी पड़ी है। उसके बाद तुम 2-3 दिन ये ड्रामे से निकल के फिर तुम असली दुनिया में आते हो, हाँ भाई कुछ करना पड़ेगा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे तो मेरे को थोड़ा पर्सनल अटैचमेंट है कि इन 3 साल या 2 साल में एक ऐसा टाइम आता है, या लिटरली स्प्लिट हो जाते हो, मतलब एक ऐसा टाइम आता है जिसमें आपका क्या कहते हैं उसको, डायइलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन हो जाता है। मैं पहले अपना शेयर करता हूँ, फिर तो अपना बताइए कि वो कैसा, कौन सा मोमेंट था कि बस उस वक्त कुछ डेड एंड था, उसके आगे रोड के बाद कुछ नहीं था। मैं अपना बताता हूँ। सबसे पहले मेरा जो स्प्लिट वाला मोमेंट था ना, जिस वक्त मैं
मतलब मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, मतलब मैं सोचना बंद कर दिया था मेरे दिमाग ने। वो था क्या हुआ था कि ना 2019 में शुरू हुआ था वो 2 बार जेई मेंस वाला। जब मैंने जेई मेंस जो अपना जनवरी में होता है वो दिया, तब तो कुछ दिक्कत नहीं, बस ठीक है, कुछ पता भी नहीं था मुझे। तो अभी भी याद है, मैं 97.6 परसेंटाइल थी मेरी, तो मैं तो उसी पे बहुत खुश था। मैं कहा भाई साहब 97, और तेरी कुछ 98 पॉइंट कितनी थी, 98.5 या 6 थी कुछ। हाँ, तो तेरी 98.6 में तेरे को कह रहा था वो बस एक ही तो कम है तब तो कुछ ऐसा लग रहा था। फिर पता लगा 1% कम होने का मतलब 20,000 रैंक कम तो वो अलग बात है। चलो, तो क्या हुआ, जेई मेंस 2 आया और बहुत प्रिपेयर किया हमने उसके बीच के टाइम। भाई अब तो तगड़ा स्कोर करना है, और अब तो कुछ 215, 230, 240 लेके आना है। और अभी उस वक्त 360 का होता था, अब 300 का होता है फिलहाल, बट तो वो हम बात कर रहे हैं 360 में से। क्या हुआ ना, फिर मैं पेपर देख के आया, अपना जेई मेंस 2 दिया मैंने। वो मेरा मतलब पेपर देखते मुझे करते वक्त मुझे पता लग गया कि बस कुछ गड़बड़ होने वाला है, इसमें मुझे नहीं लगता कि 200 भी टपेंगे। तो करता रहा, वापस आया सेंटर से जहाँ पर पेपर हो रहा था, वापस आया, दिमाग पूरा सा एक वो हो चुका था, मतलब एक सैचुरेशन आ गया था दिमाग में मेरे कि भाई गड़बड़ है। और इतनी एक्सपेक्टेशन थी ना, टीचर को एक्सपेक्टेशन थी। उसके बाद मुझे पता लगता है कि तेरे नंबर आ रहे हैं 270, फिर पता लगता है कि दूसरे बच्चे के नंबर आ रहे हैं जो मेरा दोस्त है 240, फिर पता लगता है एक बच्चे के नंबर आ रहे हैं 215, और मेरा क्या सीन था, मेरे 200 भी नहीं टपने वाले थे। मैं उस वक्त ना, और उस वक्त मुझे सर का मैसेज आता है कि बेटे कल आ जाना, कल एडवांस का पेपर, एडवांस की तैयारी शुरू करनी है। तेरे को भी याद होगा वो क्या टाइम था कि मतलब मैं कितना बावरा टाइप हो गया था। मतलब मुझे खुद ही सुध नहीं थी कि भाई क्या चल रहा है, मैं खुद ही नहीं समझ आ रहा था मैं क्या बोले जा रहा हूँ। और मैं छोड़ दूं, मैं कितने फोन किए कि मैं छोड़ रहा हूँ, मैं नहीं आऊंगा, और मेरे से मैं कर ही नहीं रहा ये एडवांस मेंस लेके, कोई वो कर लूंगा। फिर वो अपनी फिलोसफी झाड़ने लग गया था। और तेरे को पता है मैं वापस आ भी गया था, याद कर, जो सर क्वेश्चंस कराते थे मैथ्स के, शॉर्ट्स कराते थे, वो मैं देने भी आना भी शुरू कर दिया था फिर मैंने। तो वो आने से पहले ना मेरे को 4-5 दिन का टाइम लगा था वापस आने के लिए। एक्सट्रीम थे, मतलब यार ऐसे दिन थे ना वो जो रिमार्केबल है टाइप, मतलब ऐसा एक्सपीरियंस बहुत कम मिलेगा मेरे को। वो लिटिल स्प्लिट अप वाला टाइम था मेरे लिए। तो ऐसे डे तेरा क्या था कि ब्रेक डाउन हो गया, मतलब सो कॉल्ड ब्रेक डाउन, कुछ ब्रेक डाउन टाइप है नहीं, मतलब तेरा इसमें 12th में नहीं बहुत हुआ कमजोर हो तेरे गया साथ यार। 12th में हुआ था यार, बट ये उस वक्त मैं कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि ना मुझे शुरुआत से रियलाइज हो गया था लगभग 2-3 महीने पहले कि ना अपन का ना हो पाएगा। ड्रॉप ईयर में था कि नहीं यार कर लेंगे इस बार। जब उसमें भी पता लगा कि उस वक्त भी हो गया यार, मतलब 200 नंबर तक लेके आना, तब भी मतलब 180 नंबर तक लेके आना, वो भी कुछ कम बात नहीं थी फिलहाल तो मेरे लिए। तो एक्सपेक्टेशन इतनी थी ना, मैं दब गया, मतलब उस एक्सपेक्टेशन में। एक फैमिली का एक्सपेक्टेशन था, टीचर्स का एक्सपेक्टेशन था, तो मतलब और आसपास यार जो लोग मेरे साथ पढ़ रहे थे उनके लगभग मेरे से डबल नंबर थे। डबल नहीं, हे भगवान क्या होगा, 1.5 गुना मतलब लगभग +100 थे उनके, +100, +90, +80, तो डिस्ट्रॉयड था यार। मतलब मैं कम से कम इतना दूर नहीं एक्सपेक्ट करता था अपने आप को। अगर तू भी देखेगा तो शायद हम एक नॉर्मली साथ ही तैयारी करी है, जितना तू काम करता था उससे चल 10-15% कम करता था मैं, ज्यादा से ज्यादा करता तो था ठीक ठाक मैं भी। तो वो बहुत एक्सट्रीम मोमेंट था मेरे लिए। देख 12th के अंदर मेरा क्या सीन था कि क्या? मेरे को पता नहीं बच्चे ऐसा सोचते हैं नहीं, मगर मेरे दिमाग में बताऊं क्या होता है, तेरे दिमाग में भी ऐसे ही था कि जो ड्रॉप ईयर वाले बच्चे होते हैं ये कैसे बुद्धू से होते हैं। जब आप कोचिंग में देखते हो, आप 11th-12th में होते हैं, आप ड्रॉप ईयर वाले बच्चे देखते हो, आप कहते हो हाय ये तो फेल हो गए, पता नहीं कितने बुद्धू से बच्चे, इनसे तो दूर रहना, ऐसा नहीं बनना कभी भी। क्योंकि उनका जब वो क्रॉस कर रहे होते हैं, भगवान इनका कुछ कर दो भगवान, ये कहाँ रेडी चलाएंगे ये। फेलियर ऑफ द सोसाइटी। तो मेरे अंदर एक चीज ये इमेज बन चुकी थी, सही ये चीज ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी थी, भाई कुछ भी करना ड्रॉप तो नहीं करना मेरे को, ये बड़े बैड एलिमेंट होते हैं, ऐसा नहीं बनना मेरे। मगर सीन क्या हुआ था, एक्चुअली मेरा ड्रामा क्या हुआ था, मेरा जो 12वीं का जो एग्जाम था ना, ये काफी फनी स्टोरी है। कल मैंने अपने स्कूल के एग्जाम्स नहीं दिए थे, बंक कर दिए थे मैंने, तो किसी को नहीं पता था, घर वालों को भी मैंने बंक कर दिए। तो जब पता लगा तो मेरी भी सुताई। अच्छा सुताई हुई। सुताई होने के बाद रियलाइज हुआ कि भाई अब तो पढ़ना पड़ेगा, कोचिंग के लिए भी, यहाँ के लिए भी। तो
मैंने उस दिन अच्छा सारा का सारा मटेरियल निकाला तो था पढ़ने के लिए, मगर पढ़ा नहीं था मैं कुछ भी, आलस आ गया। फिर वो अच्छा 2-3 महीने मेरे आलस में ही निकल गए, देख सही बताऊं तो। हाँ मगर हुआ क्या था ना, ओके। जब एक पॉइंट ऐसा आ गया था जब मेरे कहीं से भी नंबर नहीं आ रहे थे, मतलब कोचिंग में भी नंबर नहीं आ रहे, कुछ भी मामला सेट नहीं बैठ रहा, क्योंकि मैं मेहनत नहीं कर रहा था, सीधी सीधी बात। तो हुआ क्या, मैं अपने टीचर के पास गया, मैंने कहा सर बहुत बहुत ड्रामा हो गया, मेरा कुछ बात नहीं बन रही, आप मेरे को थोड़ा थोड़ा बता दो कि मैं शुरुआत कहाँ से करूँ, क्योंकि मेरे को शुरू से ही करना पड़ेगा, मेरा तो ऐसा कुछ ना होने वाला। उस टीचर ने मेरे को दे दी गालियाँ। अब अचानक से याद आ गया, तुम्हारे को क्या लगता है हम तुम्हारे लिए वेले बैठे हैं, तुम्हारे को मैं कब से देखता आ रहा हूँ, तुम कभी क्लास में पढ़ते नहीं हो, सोते रहते हो, ये वो। तो उसने कर दी बेइज्जती। अब मेरे पास एक ही बंदा था जिससे मेरे को उम्मीद थी कि भाई मेरा कुछ करा देगा, उसने तो ऐसी तैसी कर दी। तो मैं घर आया, घर आके रोने लग गया। मैं कहा भाई साहब अब तो हो गया कांड। अपनी किताबें देखी मैंने, सारी की सारी एलन की एलती खरीद रखी थी, उनका पहाड़ खड़ा हो गया भाई। मैंने कहा भाई साहब ये तो मेरे अंदर नहीं जाने वाली। तब उस पॉइंट पे खैर मेरे घर वालों को भी रियलाइज हो गया था कि भैया इसका तो कुछ ब्रेक डाउन हो रहा है भयंकर। मेरे घर वालों ने कहा बेटा कोई बात नहीं, तू बीआईटी का एग्जाम दे दे। और अंदर से भाई उसने हेल्प नहीं किया, उनका इंटेंशन चाहे कितना ही अच्छा हो, मेरा उससे और मूड खराब हो गया। मैंने कहा बता हद हो गई, 2 साल यहाँ पे घिसाई करो, उसके बाद कहो कि वीआईटी का एग्जाम दे दे। उससे मैं निकल नहीं पाया भाई, 12वीं में तो नहीं निकल पाया मैं। ये बच्चा रो सकता है तो मुझे अगले क्वेश्चन पे मूव करना पड़ेगा। इसका इमोशनल ब्रेकडाउन हो सकता है। ओके, तो अगला क्वेश्चन जो कि काफी इम्पोर्टेंट है तो ये है कि अब इस चीज को लेके बहुत ओपिनियंस हैं कि बेसिकली आपको इन 2 साल या 3 साल आपको दोस्त बनाने चाहिए नहीं बनाने चाहिए। मतलब बहुत कहते हैं कि नहीं भाई दोस्त वाला चक्कर रहने दो और ढंग का काम करते जाओ वरना मुश्किल हो जाएगी। और लेकिन कुछ होता है कि जो मे भी दोस्ती के चक्कर में ही थोड़ा अच्छा काम कर पाते हैं। तो तेरे हिसाब से क्या करना चाहिए? एक बच्चा है जो अभी 10th में है, अब उसको तेरे हिसाब से क्या रखना? अब तू आईटी में है, मैं नहीं, तो तू बता सकता है कि तेरे हिसाब से कि दोस्त बनाना सही रहेगा या नहीं रहेगा? खुद इसका जवाब सो। मेरे हिसाब से मेरे केस में तो किया भाई। कैसे? अब तू तारीफ सुनना चाहता है तो उसके लिए मैं मेरे लिए उसमें व्यूज नहीं आएंगे दोस्त। ऑनेस्टली मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ कि तेरे हिसाब से, क्योंकि तेरा ओपिनियन मैटर करेगा यार, कि तेरे हिसाब से अगर एक बंदा है वो कोटा जा रहा है पढ़ने, तो वो बहुत लोनली टाइप सा है, एकदम कुछ उसको रखना नहीं है, बट तेरे हिसाब से क्या बेटर रहेगा कि वो अपना अकेला पूरा 2 साल या 3 साल काम करता रहे, या फिर वो एक ऐसे कंपेनियन के साथ हो कि जो एक सॉर्ट ऑफ एक टीम की तरह काम कर सकें? तो तेरे हिसाब से क्या इम्पोर्टेंट, क्या ऑप्शन सही रहेगा उस बच्चे के लिए? हर तरीके के, एक टॉपर, एक पार्टी बॉय, एक तुम्हारे जैसा बंदा, हर तरीके का बंदा होना चाहिए। ओह, तो ऐसा तो मिक्सचर चाह रहा है कि मतलब सब कुछ, एक आपसे ऊपर हो, एक आप जितना हो, एक आपसे नीचे हो, एक सबको देख देख के करते हुए काम करते जाओ। तो जब तेरा ब्रेकडाउन हो रखा हो तो तेरी सारी की सारी बात सुन ले चुपचाप और तेरे को जज ना करे। मेरे हिसाब से तो मेरा तो क्या सीन था, मैं तो भाई किसी टॉपर से दोस्ती रखना नहीं चाह रहा था। मेरे को तो लग रहा था भाई यार ये मेरा मन थड़ा देते हैं, ये तो बेकार लोग हैं, मेरे को दुखी करते हैं ये। मैं नहीं जा रहा इनके पास भाई। बट तेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है वो, मतलब वो चीज ज्यादा होता है, मगर वो चीज इम्पोर्टेंट है। अगर तुम अपने ग्रुप के अंदर शेयर होते हो ना, तो तुम्हारा कुछ ना होना, तुम्हारे ऊपर हमेशा एक बंदा होना चाहिए जो तुम्हारे को पुश करता रहे, साथ वाला। जैसे अपना केस पकड़ ले, बहुत बार ऐसा होता है ना, तूने भी कह दिया भाई मैंने भी कुछ नहीं किया, तूने भी कुछ नहीं किया, दोनों हंस लेंगे, बात खत्म। मगर एक बंदा आपको जो टॉपर होता है ना, बस रिमाइंड कराने के लिए होना चाहिए कि भाई मैंने तो किया, अब तुम्हारा पता नहीं। को गिल्ट फीलिंग देने वाला भी कोई बंदा होना चाहिए, और वो बंदा किसी को नहीं पसंद। इसलिए मेरे को भी टॉपर बच्चे नहीं पसंद बिल्कुल। करेक्ट, वो हमेशा सब कुछ करके बैठते हैं, गंदे। सही बच्चे यहाँ पर थोड़ी सी हिपोक्रेसी को स्मेल कर सकते हैं। अच्छा, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो यार ये भी बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है और बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि 3 साल तक बिना कोई मोटिव के तो काम हो। तो ये बता कि मतलब आप बिना मोटिव के नहीं काम कर सकते एक पर्टिकुलर चीज में। आप मतलब आपका से मोटिव ही नहीं हो सकता, भाई मुझे कॉलेज में जाना है, एक जगह पे जाना है तो मुझे मेहनत करनी होगी। तो कुछ इंटरनल ड्राइविंग फोर्स क्या रहा? मतलब ऐसा क्या चीज थी जिसने तेरे को मूव ऑन पे रखा कि नहीं बेटा कर कर कर? ये क्या ये बस वही था कि आईटी जाऊंगा सब अच्छा होगा, मतलब कुछ ड्रीम्स थे, कुछ एजम्पशंस बना रखे थे,
या फिर कुछ एक्चुअली एक फोर्स थी तेरे दिमाग में कि भाई एक रीजन था मैं कुछ करने तेरे को का? ऐसा आंसर दूंगा तो तू भी रिलेट कर पाएगा। किसी भी कारण से हम चले गए थे आईआईटी की कोचिंग करने के लिए, मगर जब अपन ने ड्रॉप किया ना तो हमारे अंदर एक गिल्ट थी। देख हम हैं तो बच्चे, मगर हम सोचते तो ही है ना कि भाई हमारे घर वालों ने हमारे पे इतना पैसा खर्च किया, इतना टाइम इन्वेस्ट किया, और हमने क्या रिटर्न दिया। वो फैक्टर मेरे अंदर कुछ ज़्यादा था बाकी बच्चों के मुकाबले। मेरे अंदर था भाई कि मेरे ऊपर इतना सारा तुमने इन्वेस्टमेंट करा है और मैं ऐसे ही कुछ ना करूं तो वो चीज़ गलत हो जाएगी। फिर मेरे दिमाग में ये चलता रहा कि भाई अगर तूने ये चीज़ सेट कर दी तो ये सारा कुछ वेस्ट नहीं जाएगा, जो कुछ भी हमने इस चीज़ के अंदर डाला है। तो इस चीज़ के लिए यही मेरी ड्राइविंग फोर्स थी बेसिकली। मुझे वैसे बहुत खुशी नहीं होती, बट मेरी ड्राइविंग फोर्स कुछ रही ही नहीं। मतलब मैं बहुत टेम्परेरी बेसिस पे काम करता रहा कि कभी एकदम से कोई पर्पस हो गया तो कर लिया। फॉर एग्जाम्पल से एक दिन से एकदम इमोशन शूट आउट हो गया कि नहीं यार करना है करना है करना है तो कर लिया। एकदम से हो गया नहीं यार कि थोड़ा सा वो वही फैमिली रिटर्न वाला करना है कि अगर वो पैसा लगा रहे हैं तो मुझे भी कुछ करना होगा, तो कभी उस पर कर लिया। एक स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं बन पाई मेरे अंदर। मेरे सबसे बड़ी कमी शायद ये रही। फिलहाल चलो कोई बात नहीं, मैं तब भी चंडीगढ़ में हूँ ये कोई गांव में है, बैड लक। अब तू आईआईटी में है, तूने मुझे भी पता है कि और तुझे भी पता है कि तूने कितने एफर्ट्स पुट किए हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए, कितना हार्डशिप्स को झेला है। वैसे सो कॉल्ड है वो। आईआईटी तेरे एफर्ट्स का वर्थ इट है? क्या तुझे लगा कि जो तूने इतनी मेहनत करी सब रिटर्न मिला तेरे को? नहीं भाई, ना ना ना, बिल्कुल नहीं। मतलब एक बच्चा जो 10th में आ रहा है उसके लिए वो तो समझता ना, वो तो हम जब थे कितनी अजीब अजीब सी फैंटेसीज होती थी दिमाग में। तो अब क्या कहेगा, मतलब क्या अगर वर्थ इट नहीं है तो क्यों यार? मतलब मैं बताऊं, तू बेस्ट कॉलेज में है कंट्री के। सेम प्रायोरिटीज पे आता है ना। मेरी प्रायोरिटीज वो नहीं है कि मेरे को एक कॉलेज से एक अच्छी डिग्री चाहिए या फिर मेरे को इसकी रेप्यूटेशन से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है तो मेरे को बहुत अच्छी सैलरी बाद में मिलेगी। बट ये तो हमारा शुरुआत से ही रहा ना, ये तो हमारे 12th में भी ये था, हमारे ड्रॉप ईयर में भी ये था। मेरी प्रायोरिटी अब तू कह रहा है ऐसा नहीं है। कॉलेज जाओ, मगर जितना आप एक्सपेक्ट करते हो या उतना कुछ है नहीं है। मतलब जो आईआईटी है, क्या इंफ्रा सही मिला तेरे को टीचर्स अच्छे मिले, तेरे को टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट मिला, तेरे आइडियाज को वैल्यू मिली? इतने आज तक नहीं देखे भाई। मतलब मेरी नींद की गोली से ज्यादा तेज काम करते हैं वो टीचर यहाँ के। अच्छा अब तो मेरे को ये बता कि ये इसको मैं केस ओरिएंटेड मानूंगा, तेरे हिसाब से तेरे दोस्त भी ऐसा महसूस करते होंगे, ये सिर्फ ये तेरे साथ ऐसा? मेरे को इतना तो पता है कि एक्सपेक्टेशंस तो हर किसी की बहुत ज्यादा हाई थी। मैं अभी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि हाँ भाई ये इतनी बकवास भी हो सकता है। बाकियों ने शायद कर लिया। और ये बहुत तगड़ा मेरा पसंद, क्या कहेंगे यार उसको, मेरा मनपसंद क्वेश्चन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये मेरे दिल के काफी करीब है क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कहता है कि तेरे को भी याद होगा मैं पूरे टाइम इसको एक्सक्यूज मानता रहा, और एक्सक्यूज वो अभी भी मानता हूँ कि मैं कहता था अगर तेरे नंबर आ जाते तो यार तेरा आईक्यू ज्यादा है, तेरा आईक्यू ज्यादा है, तेरा आईक्यू ज्यादा है, तेरा आईक्यू ज्यादा है, तेरा दिमाग ज्यादा चलता है, ये बोलता था, तेरे को याद होगा। अब मैं तेरे से पूछना चाहूंगा, क्योंकि तूने एक स्टेज को क्लियर किया, एक्चुअली में आईक्यू इंपॉर्टेंट है या हार्ड वर्क इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मुझे हमेशा लगता है और अभी भी लगता है कि यार आईक्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट है हार्ड वर्क से। हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है भाई। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि मैं बहुत हार्ड वर्किंग बच्चा हूँ या मैं बहुत ज्यादा मेहनत करी है मैंने, ना। अपने आस पड़ोस वालों से थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ती है और तुम सेट हो। आईक्यू से कुछ ना होता, तगड़ा कुछ करना पड़ेगा, मतलब कुछ तगड़े जवाब देने पड़ेंगे। 3 आखिरी क्वेश्चंस है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस है, ध्यान से पूरा शिद्दत से जवाब दियो। अर्नब गोस्वामी है क्या बे तू? मान ले क्या बहुत सारे क्या होगा यार कि जिनका मेंस पहली बार में नहीं हुआ या एडवांस पहली बार नहीं हुआ, उन्होंने दोबारा ट्राई किया होगा, ड्रॉप किया होगा। मान ले कि वो उन ड्रॉप वालों का भी नहीं हुआ होगा। अगर तू ये बता कि अगर तेरा ड्रॉप में नहीं हो पाता तो तेरा क्या रिस्पॉन्स होता उस चीज को लेके? क्या दिमाग में क्या केमिकल्स, क्या मतलब क्या कॉम्बिनेशन बनता तेरे दिमाग में, कैसे रिस्पॉन्ड करता उस सिचुएशन के लिए? मेरे दिमाग में तो ये आता भाई, इंजीनियरिंग की ऐसी तैसी मैंने नहीं करनी। सीरियसली, मतलब सीरियस नोट पे कहेगा ये? पूरी तरीके से सीरियस हो कि मैं घर पे भी ये बात बोल चुका था 2-3 बार। मैं कहा था अगर मेरा अभी भी नहीं हुआ ना तो इंजीनियरिंग कैसी तैसी, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज ही नहीं जाऊंगा। अच्छा, मतलब फिर तो कोई प्राइवेट में भी नहीं एडमिशन लेता? फिर मैं भाई कुछ और ही कर लेता मैं। फिर मैं शायद से कॉमर्स वाली साइड कुछ करता है, कुछ भी करता मैं, मगर इंजीनियरिंग नहीं करता क्योंकि मैं झेल चुका था इससे। फिर और कुछ नहीं कर सकता था भाई। एक
ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और इस चीज़ से मैं काफ़ी रिलेट करता हूँ यार। एक बच्चा ना हमेशा, एक ऐसा बच्चा तेरे को मिल जाएगा हमेशा जो बहुत स्ट्रगल करता है, 8 से 9 घंटे पढ़ता है और टेस्ट देता है, उनको एनालाइज करता है, उनको बैठ बैठ के दोबारा दोबारा देखता रहता है कि क्या गड़बड़ है क्या नहीं है, बहुत सेंसिटिवली तैयारी करता है, कंपटीशन को बहुत चार्म से फेस करता है और हर चीज़ को बहुत कामली डील करता है। बहुत पढ़ रहा होता है वो बच्चा, पर उसके मार्क्स नहीं आ रहे होते, फिर वो एक बैरियर, एक थ्रेशोल्ड नहीं कभी क्रॉस कर पाता। उसके लिए क्या एडवाइस है, जवाब दीजिए। तसल्ली से बैठ के ये देख भी कहाँ गड़बड़ हो रही है, आराम से अच्छा, कहीं पार्क में जाओ, आराम से बैठो। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैंने बहुत बार किया है ये। आराम से पार्क में जाके बैठो, किसी को मत बताओ तुम कहाँ पर जा रहे हो। मैं तो कहता हूँ कि घर वालों को बोलो कि तुम कोचिंग जा रहे हो और पार्क में जाके बैठो आराम से, और फिर बैठ के सोचो कि कहाँ गड़बड़ हो रही है, और बैठ के बनाओ एक धांसू सा प्लान। फिर वो प्लान काम नहीं करता तो अपने टीचरों का सर फोड़ दो। प्लान का तो तुम मुझे याद ही मत दिलवा, पता नहीं कितने पर्चे भरे हाँ, वही हमने तो ना भाई, लिटरली। हमने वैसे बिना सोचे पर्चे बनाए पहले भाई हमने। प्रैक्टिकल प्लान बना, कहीं बार तू मेरा प्लान बना, मैं तेरे को 500 रुपए देता हूँ, अगर मेरा प्लान कामयाब ना हुआ तो ले लियो। हाँ, मेरे पे गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं था, मैंने पता नहीं क्या कड़ा दिया था शायद अपना। वैसे वो एक स्ट्रैटेजी है, लॉक इन की स्ट्रैटेजी है वो। उस पे एक टेड टॉक सुना था मैंने, तो मैं इंस्पायर हो गया था। सही है। और 500 दे दिए थे ना मैंने हाँ, वापस तुमने शायद। दिए थे। तेरे को लॉक इन की स्ट्रैटेजी समझाता हूँ। बेसिकली सीन क्या था कि मैंने ये सुन लिया था यूट्यूब पे कि अगर आपको अपनी प्रोडक्टिविटी 10 गुना करनी होती है तो आपको क्या करना चाहिए, अपने दिमाग में एक ऐसा फियर बिठा देना चाहिए बहुत तगड़ा कि अगर आप वो चीज़ अचीव नहीं कर पाओगे जो आपने सोच रखा है तो आपके साथ बहुत बुरा होएगा। और एक्चुअली डार्क वेब पे लोग एक दूसरे को पीटने के लिए या उनके बैंक अकाउंट से एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी निकालने के लिए हायर करते हैं कि अगर मैं ऐसा ना कर पाया तो आप मेरे बैंक अकाउंट खाली कर देना है, मेरे को आके पीट देना या कुछ कर देना। तो अब मैं डार्क वेब वाला, ये तो बहुत अजीब तरीका है, तो डर डर के जिएगा, इसमें क्या इतना डर के थोड़ी ना काम करना होता है। डर बिठाने से, क्योंकि अंडर प्रेशर काम ज़्यादा होता है ना भाई इंसान का। तो मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, मैं भी अपने अंदर डर बैठाता हूँ। मेरे 500 रुपये हैं, ये 500 रुपये खोने का डर मैं बिठाऊंगा अपने दिमाग में। ओके। जो फेल हो गया क्योंकि वो मेरे को इतना डर था नहीं, क्योंकि मेरे को पता था कि कुछ नहीं करना तूने भी। हमें लिटरली उस बच्चे से मिलना चाहिए जो यहाँ तक पहुंचेगा। मुझे उनको मिलके कुछ हमें देना चाहिए, गिव अवे टाइप। यहाँ तक पहुंचना लिटरली अचीवमेंट, और जो यहाँ पर भी, यहाँ तक जो भी पहुंच गया ना भाई, आप हाँ, ऑसम अगर हो। तुमने ये पॉडकास्ट यहाँ तक सुन लिया, माता रानी तुम्हारे घर पे आके प्रसाद देके जाएगी तुम्हें। तुम बहुत सही हो बिल्कुल से। IITN है, इससे दुआ करेगा कि तुम इसी कॉलेज में जाओ। मेरे कॉलेज में और बताना ये तो IIT फिर ये तुम्हारा कुछ गार्डियन बन के रहेगा वहां पर। तो अगर मुझे एक चीज अमेंड करनी हो, ये सब कुछ करना हो, तो मैं सिर्फ ये अमेंड करना चाहूंगा कि मैं थोड़े क्वेश्चंस करना चाहूंगा। बस, मुझे वो क्वेश्चंस नहीं किए यार, और अभी भी नहीं करता। क्वेश्चंस करने थे बस मुझे, और कुछ नहीं। क्वेश्चन हो जाते ना, सब सही हो जाता था। पानी नहीं पीना काके अभी। भाई अब आई कैन नॉट डू एनीथिंग, मेरा टाइम अप हो चुका है। अच्छा, अपना अमेंड वाला बोल। ये ना पता है, मेरे हिसाब से सबसे सीरियस क्वेश्चन होना चाहिए था। तू पानी पी रहा है। अबे नहीं, मैं अपने कमरे से निकल गया भाई। ऐसी चीज की तू इस चीज को बदल दे, अगर बदल दे तो तू खुश हो जाएगा। तेरे को लगता है कि जैसा गया ठीक गया, कुछ ऐसा नहीं है कि मुझे चेंज करना है। हर चीज में कुछ ना कुछ छुपा ही था। हाँ, काइंड ऑफ। अपन ने ढेर सारा जो टाइम स्पेंड किया ना, ये प्रिटेंड करते हुए कि हम पढ़ रहे हैं, मगर हम पढ़ नहीं रहे। हम पढ़ रहे हैं ना हम एंजॉय कर रहे हैं। मैं उस टाइम में एंजॉय करना चाहता कि ये जो था ना कि ना पढ़ रहे थे और ना मजे कर रहे थे, ये कुछ बीच का ही काम हो गया था ना। ये बहुत ट्रबल वाली चीज थी। चाहता था मैं उस हाँ, टाइम में ये एंजॉय तो कर रहा बहुत था। इम्पोर्टेंट, ये कि पढ़ना है, और लेकिन ये था कि नहीं पढ़ना है तो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे हम, पता नहीं बीच में ही उलझ जा रहे थे बार बार। भाई मैं इतना डीप थिंकर हूँ, मैं ही ऐसे डीप थॉट्स सामने ला सकता हूँ। सही है। अच्छा चलो, अब कंक्लूजन नहीं बोलते हैं। तो मेरे हिसाब से कि क्या मतलब पॉडकास्ट को अगर मैं अपने वर्ड्स में कंक्लूड करूँ तो सिंपल ही है यार, तुम IIT JEE की तैयारी कर रहे हो, 2-3 साल का कोई वैसे फर्क नहीं पड़ता। ऐसे 2 साल में तो कर ही लेते, ज्यादातर नहीं कर पाते हम, तो नहीं कर पाए, तो ज्यादातर नहीं कर पाते। मतलब तेरी बात आखिरी में मैंने बताया था ना, स्ट्रेटेजी है। IIT लास्ट में बोलेगा ताकि लोग
यार अगर तुम करना चाह रहे हो IIT तो कर लो। मेरे हिसाब से पर्सनली बताऊं तो अब हंसना नहीं था, कुछ ना रखा। अब सीरियस सुनो नहीं सीरियसली बताता हूँ, एक चीज सीरियसली। और अगर कुछ भी सुना हो या ना सुना कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 मिनट सुनना जरूरी है। तो यार कहानी ओवरऑल ये है कि मेरे हिसाब से ना बिना कोचिंग के पढ़ना ज्यादा सही है। इसका मैं एक रीजन बताता हूँ। पहली बात तो वो जो पैसे वाला चक्कर है वो दिमाग से हट जाता है। और ना यार मैं सच बताऊँ ना, मेरे अगर किसी फिजिक्स में नंबर आए हैं या फिर अगर मेरे मैथ्स में नहीं थे फिलहाल फिजिक्स में, अगर मेरे फिजिक्स में नंबर आए हैं ना तो सिर्फ और सिर्फ मेरा पूरा का पूरा श्रेय यूट्यूब को ही जाता है। मैंने सब उसी से करा है, टीचर से समझा है वो भी बात ठीक है यार। बट अगर तुम थोड़े से भी बहुत इंक्लाइंड हो ना IIT के लिए या फिर एक नॉर्मल तरीके से पढ़ सकते हो, तो मेरे हिसाब से बिना कोचिंग के पढ़ोगे ना तो सही रहता है। ज़्यादा कंसिस्टेंटली करो, मतलब कंसिस्टेंट रखो एफर्ट को। और ज़्यादा ना ये फालतू चीज़ों में मत पढ़ो कि ये चीज़ है वो चीज़ है, बस करते जाओ, तुम्हें पता भी नहीं लगना। और यार मेरी सबसे बड़ी गलती ना जो IIT में रही थी वो क्वेश्चंस ना करना। क्वेश्चंस कर लेना भाई। मतलब एक चीज पढ़ रहे हो ना, अगर तुमने मान लो फॉर एग्जांपल स्टीफेंस लॉ पढ़ा, तो यार 4 क्वेश्चन देखो मत यार उसके बारे में। मैंने क्वेश्चन देखे ही हैं। और जब क्वेश्चन करने की बारी आई ना तब मैं छोटा सा कुछ ना सोच पा रहा था। मतलब मैंने इतने सारे सर्किट से क्वेश्चन देखे और लास्ट में मेरे से सर्किट नहीं बन रहा था अपने मेंस के क्वेश्चन में। मतलब मैं देख रहा था कि यार रेजिस्टेंस, यार ये क्या आ गया, ये करंट डिवाइड होगा, कैसे डिवाइड हो रहा है यार, इधर तो I3 जा रहा है, इधर I4 आ गया, ये क्या टकरा रहे हैं आपस में। तो क्वेश्चन का थोड़ा देखना यार। क्वेश्चन डिफेंस लॉ पढ़ा तो उसके 4 क्वेश्चन देखो मत, उसको लिख के कर लो। अब मैं थोड़ी इंप्रूव कर रहा हूँ इस चीज में कि मैं लिख रहा हूँ, उतना दिमाग में ज्यादा चीज सेट होगी। और कंसेप्ट का, थ्योरी का, क्वेश्चंस का, एप्लीकेशन का एक बैलेंस बना के चलो। और ज्यादा मत सोचो इधर उधर की ये इतना क्या है वो है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना यार, अगर थोड़ा सा तुम्हें कंपटीशन वाला एंगल देख। कंसिस्टेंट 3 से 4 घंटे भी पढ़ रहे हो ना, अगर 3 से 4 भी नहीं यार, अगर 2-3 घंटे भी तुम एक अच्छा वाला कंसंट्रेशन फोकस्ड होके पढ़ाई करोगे तो बहुत अच्छे से कर लोगे। और बहुत मटेरियल है यार ऑनलाइन है, तुम यूट्यूब पे बहुत कुछ। अगर मैं अपना पर्सनल सजेशन दे रहा हूँ, हालांकि स्पॉइलर है क्योंकि मैं अगली वीडियोस पे बनाऊंगा। फिजिक्स के लिए यार फिजिक्स गैलेक्सी बहुत सही है। उसमें हर चीज बहुत अच्छे से बताई गई है। और मतलब मैंने पूरा 4-5 महीने ना एंड के सिर्फ फिजिक्स गैलेक्सी ही किया। जब भी टेस्ट, हाँ गलती यही हुई कि देखा लिखा नहीं, उस चीज को प्रैक्टिस नहीं किया। तो करना क्या है यार, फिजिक्स गैलेक्सी को देखो, उसको प्रैक्टिस करो, उसको दिमाग में छाप लो पूरा। मेरा तो इतना ये भी सीन बन गया था कि कई बार क्या होता था पता, कि कोई टेस्ट होता था कुछ नहीं करना था, फिजिक्स गैलेक्सी की 2 क्रॉस स्पीड में देख लिया, सुला देता है वो, डबल स्पीड करके 2 घंटे की वीडियोस होती थी, 1 घंटे में देख के बस हो गया। हाँ यार ओ भाई ये भी चीज है भाई, सोना नहीं है उसमें। पेशेंस डेवलप करो उसको, उनको सुनने का। और एक बार पेशेंस डेवलप हो गया फिर तो मजा आ जाएगा, बट बहुत नींद आएगी, ये बात सच है। तो ये चीज है। और रुक जा, तो मेरा चल रहा है अभी फिजिक्स में, ये चीज कर लो। और मैं मैथ्स का बताऊं यार, मैथ्स का भी थोड़ा मेरा बोरिंग चैनल है। मतलब मेरा नहीं, मतलब जो मैं देखता था वो बोरिंग चैनल है, मोहित के आगे नाम है चैनल का, वो देख लो भाई। सब कुछ है उसमें, बहुत अच्छे से पढ़ाया है बंदे ने, बहुत कामली बताया। तो वैसा ही पढ़ाता है जैसे कुछ जो ब्रिलियंट टीचर्स होते हैं ना, जैसे बड़े बड़े कोचिंग में, वो भी सेम ऐसे पढ़ाता है। बल्कि वो हेड ही है वो अपने अपने कोचिंग के, एक एलन का हेड है, एक रेजोनेंस का हेड है। तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट कंटेंट तो काफी अच्छा है, बस वो देख लेना। और केमिस्ट्री का तो भरा पड़ा है, कहीं से भी केमिस्ट्री तो सब जगह मिल जाएगा। बहुत अच्छा कंटेंट है, नोट्स यार साइट्स पे भरे पड़े हैं, दिक्कत नहीं है। बस आराम से कामली करो काम, और कुछ इतना फर्क नहीं पड़ता यार। मैं सच बताऊं, मेरा भी हो गया IIT, चलो मेंस में ठीक ठाक हो गया, बट फर्क पड़ा नहीं यार एक्चुअली ज्यादा ना। मतलब एक्सपेक्टेशन बहुत कर लिया था हमने भी, बट ऐसा ओवरऑल इतना कुछ नहीं है। बस ये कि ना कि तुम सीख लोगे काफी कुछ ना जर्नी के टाइम। चीजों को देखने एक तरीका बदल जाएगा, देखने का एक ओरिएंटेशन बदल जाएगा चीजों को ऑब्जर्व करने का, वो बहुत अच्छा करो कि कॉलेज में जाके कुछ रेवोल्यूशनरी होगा, कुछ अच्छा होगा। मे बी ये जो बंदा, इसकी सैलरी ठीक ठाक लग जाएगी, बट कुछ फर्क नहीं पड़ना, वहां पर भी क्या कोडिंग ही करता रहेगा, कुछ नहीं फर्क पड़ता। बस चिल रहो, एक एडवेंचर की तरह देखो और करो, रादर देन कि एक्सपेक्ट करो कि IIT जाऊंगा, JEE जाऊंगा। JEE तो कुछ है नहीं वैसे। बस चिल रहो, काम रहो, और मैं बोलूं इस पॉडकास्ट के बाद बच्चों पढ़ो। एक मेरा कहना है, नॉट श्योर इफ आई एग्री विद यू इस फैक्ट पे कि कोचिंग में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, वो अलग डिस्कशन है।
अब मैं बताऊं क्या सोच रहा था, जब पॉडकास्ट अगर चल गई ना और व्यूज आने लग गए लाखों में, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ तक आके बंद अपने जो IIT की ड्राइव है। तो इसके लिए अगर आपको आगे सुनना है तो सब्सक्रिप्शन लीजिए 100 रुपए का, 100 रुपए मुझे पे करेगा, मैं कोड दूंगा तो आगे का सुनने को मिलेगा। IIT ने क्या कहा, मैं कह तो रहा ये था जो खत्म हो गया अब आगे बात कोचिंग वाला सीन बोलो। तो कुछ और ही है, उस पर डिस्कशन मैं नहीं करने वाला, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। मगर मेरा तो कहना ये है कि इन सब चीज़ों पे दिमाग मत लगाओ। ये बात से मैं एग्री कर रहा हूँ कि मैं केमिस्ट्री जितनी पढ़ी थी ना मैंने, वो एक चैनल था यूट्यूब पे IIT अनएक्सप्लेन्स करके, उससे ही पढ़ी है मैंने केमिस्ट्री। क्योंकि अपने ड्रॉप ईयर वाले उसमें केमिस्ट्री का टीचर कोई था नहीं। अब सर बुरा मान देंगे अगर सुन लिया उन्होंने तो, मगर कोई टीचर था नहीं। तुम एक काम करो, यूट्यूब पे ज़्यादा दिमाग मत लगाओ और ज़्यादा फालतू चीज़ें मत देखो। पॉडकास्ट, यूट्यूब वीडियो, इससे कुछ नहीं होना। सिर्फ ये वाला पॉडकास्ट ही सुनना, बाकी सारी चीज़ों से दूर हट जाओ। ये चीज़ें तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। तुम्हें पढ़ने पे दिमाग लगाना चाहिए। तो मैं तुम पढ़ो। ये बंदा तुम्हें यूट्यूब बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये तुम्हारा फ्यूचर खराब करना चाहता, यूट्यूब वगैरह सबसे दूर रहना। तुम सिर्फ ये वाला पॉडकास्ट सुनना और कुछ नहीं होना चाहिए। और द वॉइड एक बहुत अच्छा चैनल है और बाकी पूरा यूट्यूब बकवास है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये धरवाल वीरवाल ये सब बकवास है, पागल बना रहे हैं सब हमको। इसके साथ मैं खत्म करना चाहता हूँ। जो वो मतलब है कंक्लूजन से, अगर कंक्लूजन में बोलो यार फालतू है वैसे कुछ ज्यादा। वैसे लास्ट में बताता हूँ कि यार वैसे तो अगर तुम यहाँ तक पहुंचे तो बड़ी बात है, बट सीरियसली अगर ऐसा और चाहिए, इस बंदे को दोबारा सुनना चाहते हैं तो, और guys if you like this podcast, please press the like button, press the bell icon, press the subscribe button and keep watching for more videos। ये बस हो गया। पता नहीं भाई, बस थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। मैं उस बच्चे की शक्ल इमेजिन कर रहा हूँ जो हमारे जो हंस नहीं रहा होगा, इरिटेट हो रहा होगा। I'm alone, I'm a broken home. I gave you all the bricks that I own and know. I'm letting go, I'm breaking these walls down, breaking these walls down. If you want adventure, then fly to home. But if you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go.